व्हेन पीपल हेयर कि मैं भी एक आईआईटी में पढ़ रही हूँ, दे अज्यूम कि 2 साल बहुत प्लानिंग की होगी, बहुत रिगरस प्रिपरेशन की होगी, बहुत डिसिप्लिन रही होंगी। एंड देन व्हेन दे हेयर कि आई वाज ओनली 13 जब मैंने जेई मेंस अपने पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिया विद 99 प्लस परसेंटाइल, एंड आई वाज ओनली 14 जब मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में जेई एडवांस एक इतनी रैंक के साथ अटेम्प्ट कर दिया कि मेरा आईआईटी रुड़की में बाद में एडमिशन हो गया। सो दे स्टार्ट अज्यूमिंग कि मैं 1-1.5 साल की उम्र में अलजेब्रा कर रही थी। एंड देन व्हेन आई हैव रीअश्योर्ड देम कि नहीं, आई वाज नॉट डूइंग इंटीग्रेशन व्हेन आई वाज 1 ईयर ओल्ड, देन दे स्टार्ट अज्यूमिंग कि ऑब्वियसली जो 2 साल जेई प्रिपरेशन के थे उनमें बहुत मेहनत की होगी, बहुत डिसिप्लिन से किया होगा, दिन में 20-20 घंटे पढ़ी होंगी, कोई बुक नहीं छोड़ी होगी। एंड फ्रैंकली दैट कुडंट बी फर्दर फ्रॉम द ट्रुथ. So this is the story of how I went from an 11-year-old who just gave her 10th boards and was rather confused about what to do in life to an IITian. So I was only 11 when I gave my 10th boards, and I did that from Cambridge board because CBSE has an age criteria, Cambridge does not. So इसलिए मैंने अपने boards Cambridge board से 10th की थी मैंने. And I got decent marks and I knew कि मुझे आगे physics chemistry ही पढ़नी है because मेरा उसमें interest था, and biology में मेरा interest था नहीं, so I knew कि मतलब engineering ही करनी है, and India में the path forward for that is JEE. So I knew कि ठीक है, मैंने 2 साल बाद 12th के बाद JEE देना है. जेई में मैथ्स भी थी, एंड फ्रैंकली आई वाज रादर स्केप्टिकल अबाउट दैट कि मैं मैथ्स कर पाऊंगी या नहीं, विच इज़ व्हाट मेक्स इट आयरॉनिक कि आगे जाके मैथ्स ही मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट बना जिसने काफ़ी बार मुझे एग्जाम्स में बचाया है। जब मेरे को पता चला कि हाँ मैंने आगे जेई देना है, तो मेरे घर के पास एक कोचिंग सेंटर था काफ़ी रेप्यूटेड जो मैंने फिर ज्वाइन किया था, वहाँ पे जाके मैंने अपनी प्रिपरेशन की थी। सो उसमें जो मॉक टेस्ट होते हैं जो हर 1 महीने में होते हैं कि ये चैप्टर हो गया तो अब इसका टेस्ट हो रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का, शुरू के 3-4 महीने मेरे टेस्ट बहुत अच्छे गए, मेरे 230-250 मार्क्स उस रेंज में आते थे। तब इजी वाले चैप्टर्स चल रहे थे, मोल कंसेप्ट, काइनेमैटिक्स, मैथ्स में भी इजी सिंपल वाले ही चल रहे थे, एंड आई वाज गेटिंग वेरी गुड मार्क्स, मेरी कैंपस रैंक पे आ रही थी। एंड जब मेरे को पता चला कि जेई मेंस की क्लियर करने की कट ऑफ तो 120-130 मार्क्स तक जाती है और 99 परसेंटाइल 180-190 मार्क्स पे जाती है, तो उस टाइम पे मेरे को लगा कि बस मेरी तो डबल डिजिट रैंक आने वाली है जेई मेंस में। सो एनीवेज उस टाइम पे मैं नोट्स बनाती थी, मैं क्लासेस में जाती थी, मैं फॉर्मूलाज रखती थी, सो दैट इज़ आई थॉट कि हाँ मेरी प्रिपरेशन हो रही है, मेरा एग्ज़ाम निकलने वाला है। एट दैट टाइम आई डिडंट रियलाइज़ कि एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए जो चीज़ें आनी चाहिए वो मुझसे नहीं हो रही हैं अभी। अगर आप मुझसे उस टाइम पे सिलेबस पूछते इस चैप्टर में क्या है, तो मैं आपको पूरा रैटल ऑफ कर देती कि दिस इज़ द सिलेबस, इस चैप्टर में ये चीज़ें कवर्ड हैं, ये फॉर्मूलाज, एंड आई वुड प्रॉब्ली टेल यू द फॉर्मूलाज ऑल्सो। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मैं कंसेप्ट समझ नहीं रही थी। आई कुड आइडेंटिफाई कंसेप्ट, मैं क्वेश्चन दे के कह सकती थी कि अच्छा इसमें ये चीज़ यूज़ हो रही है, लेकिन अगर वही चीज़ थोड़ी सी घुमा के अप्लाई करनी पड़ती, मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसमें अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, फंडामेंटल्स समझने की ज़रूरत है उस कंसेप्ट की, वहाँ पे मैं अटक जाती थी। काफ़ी टीचर्स ने मुझे ऐसे कहा कि मुझ में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा था, लेकिन मुझ में वो नहीं था जो एडवांस क्लियर करने के लिए चाहिए। दिस वॉज इन मिड 11th बाय द वे। तो एट दैट टाइम आई थॉट कि ऐसे ही कह रहे हैं, मेरा तो पक्का क्लियर होने ही वाला है, मैं IIT बॉम्बे जाऊँगी। उस टाइम पे मेरे को वो रियलिटी चेक नहीं मिला था। 4-5 महीने बाद मेरे स्कोर्स थोड़े 230-250 से 180-190 गिर गए, बट आई थॉट कि मुश्किल चैप्टर्स अब आ रहे हैं और चैप्टर्स आ रहे हैं टेस्ट में, तो इसलिए मेरा स्कोर थोड़ा 180-190 तक गिर गया, कोई नहीं इम्प्रूव कर लूँगी। मैंने फॉर्मूलाज याद करने में और एफर्ट डालना शुरू किया, मैंने क्लासेस के नोट्स और अच्छे से पढ़ने शुरू किए, फिर भी मैं वो कंसेप्ट नहीं समझ रही थी जो समझने की ज़रूरत थी। कंसेप्ट्स मेरे को प्रॉपर समझ नहीं आ रहे थे, एंड ऐसा नहीं था कि आई डिडंट केयर अबाउट द एग्ज़ाम इसलिए मैंने कंसेप्ट्स नहीं समझे, आई वॉज लेज़ी, बट मेरे को पता ही नहीं था कि मेरी अंडरस्टैंडिंग में ये गैप है कि मेरे को चीज़ें नहीं आ रही हैं इन दैट कंटेक्स्ट। एंड रियली आई विश मेरे को तब समझ आता कि ये सिर्फ रट्टा मारने की चीज़ नहीं है, इसमें मुझे अंदर तक बेसिक तक जाके समझना पड़ेगा कि ये चीज़ क्यों हो रही है। बट चलो कोई नहीं, आई एम ग्लैड कि मेरे को जब समझ आया तब समझ आ भी गया। 11th एंड हुई, मेरा वही 180-190 तक का स्कोर चल रहा था। आई वॉज अ बिट डिसअपॉइंटेड, बट आई थॉट ठीक है इतने स्कोर पे भी मेंस तो मेरा क्लियर हो ही जाएगा, 99 परसेंटाइल पार हो ही जाएगी, है ना। फिर 11th ख़त्म हुई, 12th आई। एट दिस पॉइंट मैं प्रिपरेशन कर रही थी, लेकिन मैं उतनी रिग्रेस नहीं कर रही थी। आई वॉज स्टडिंग फॉर 3 to 4 आवर्स अ डे। मैं इतना पढ़ रही थी कि आज जो कोचिंग में पढ़ाया है वो मैं पढ़ लेती हूँ ताकि मुझे कल का समझ आ जाए, तो मैं वो नोट्स पढ़ती थी, उनके मॉड्यूल से क्वेश्चंस लगाती थी।
एंड उस टाइम पे मैं बाकी चीज़ों में भी काफ़ी एक्टिव थी। मैं बैडमिंटन भी खेलती थी, मैं थोड़ी थोड़ी स्विमिंग भी करती थी, मैं रूबिक्स क्यूब वगैरह भी सॉल्व करती थी। आई हैड हॉबीज़ एट द टाइम, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ पढ़ती ही थी। देन ट्वेल्थ आई। ट्वेल्थ में मेरा स्कोर और गिरने लगा, मेरा 160 150 तक चला गया। एंड ये अभी सिर्फ पार्ट टेस्ट ही थे जो एक एक दो दो चैप्टर के होते हैं। एंड मेरे को थोड़ा पैनिक लगा और फिर मेरे को लगा कोई बात नहीं है, हो जाएगा, थोड़ा और पढ़ते हैं। बट मेरा पढ़ने का तरीका ही गलत था। मेरी एक मिस्टेक ये थी कि रेफरेंस बुक्स मैंने काफ़ी लेट लगानी शुरू की। मैंने ट्वेल्थ में ही शुरू की, जो मेरे को 11th में ही कर देनी चाहिए थी। काफ़ी अच्छी बुक्स हैं इनफैक्ट मेन्स एडवांस के लिए, जैसे मैथ्स में सिंगेज आती है अलग अलग टॉपिक्स की, केमिस्ट्री में आपकी नीरज कुमार होती है, एन अवस्थी होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हिमांशु पांडे, अगर आपको एडवांस क्वेश्चंस देखने हैं तो MS चौहान है। फिजिक्स के लिए फिजिक्स गैलेक्सी मैं रिकमेंड करूँगी, इट इज़ अ वेरी गुड बुक। एडवांस प्रॉब्लम्स बाय फिजिक्स गैलेक्सी, और वैसे फिजिक्स गैलेक्सी कंसेप्चुअल बुक भी। HCV भी बहुत अच्छी बुक है, वो भी आप रेफर कर सकते हैं। बाकी 2-3 और अच्छी बुक्स हैं। इरोडॉफ है फिजिक्स की इनफैक्ट एडवांस लेवल बुक। मेरे एडवांस के पेपर में एक क्वेश्चन इरोडॉफ का आया था एंड मैं इरोडॉफ नहीं लगा के गई थी। मेरा आज तक रिग्रेट है, बिकॉज जिसने इरोडॉफ लगाई थी उसे वो क्वेश्चन का आंसर देखते ही पता होता। बट चलो कोई बात नहीं, बायगॉन्स आर बायगॉन्स। पॉइंट इज रेफरेंस बुक्स आप अगर 11th में हैं अभी, तो अभी के अभी लगाना शुरू कर दो। PYQs लगाने भी बहुत ज़रूरी है। मैंने एंड में लगाए थे, बट आई वुड रिकमेंड कि आप अभी लगाना शुरू कर दीजिए। जो टॉपिक आपकी क्लास में हो रहा है उस टॉपिक के PYQs हाथ के हाथ आप लगाना शुरू कर दो। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल इन द फ्यूचर। मैंने एंड में पूरे पेपर उठा के लगाए थे, बट अगर आप अभी से लगा दो तो बेटर होने वाला है। PYQs के लेवल का ही पढ़ो, उससे आपको आइडिया लग जाता है कि कितने लेवल तक का आता है एग्जाम में। उससे ऊपर का पढ़ोगे, अगर आपका इंटरेस्ट है तो पढ़ो, अगर एग्जाम ही क्लियर करना है तो फिर PYQs के ऊपर के लेवल का पढ़ना थोड़ा सा मतलब उतना इफेक्टिव नहीं होता। फिर अराउंड सितंबर अक्टूबर, विच इज़ 3 to 4 months बिफोर माई मेन्स विच वॉज इन जनवरी, मैंने एक पूरा पार्ट टेस्ट, मैंने बैठ के एक पूरा मॉक टेस्ट लगाया मेंस का, लाइक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट। मैं सुबह 9 to 12 बैठी थी, मेरे उसमें 85 मार्क्स आए। एंड जब मैंने वो 85 मार्क्स देखे तो मेरा पूरा रियलिटी का परसेप्शन हिल गया। बिकॉज कहाँ मैं सोच रही थी कि मेरी डबल डिजिट ट्रिपल डिजिट रैंक आएगी, कहाँ मैं अपने मार्क्स इंप्रूव करूँगी, 200+ मार्क्स लाऊंगी, और कहाँ पे ये 85 मार्क्स आ रहे हैं। एंड ये जो 85 मार्क्स है ना, ये मेरे को काफ़ी क्लिनिकल से लगे, बिकॉज इसे नहीं पता कि मैंने कितना पढ़ा, मेरे को क्या लगता है, मेरे को कितना आता है। इट इज़ जस्ट अ नंबर विच शोज़ कि मैंने कितने क्वेश्चन सही किए एंड कितने क्वेश्चन गलत किए। एंड ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा गलत किए, तभी 85 थे। एंड दैट 85 वॉज अ ह्यूज रियलिटी चेक विच आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर, बिकॉज उस 85 ने मेरा को डिल्यूजन हटाया कि मेरे को सब आता है, मेरी रैंक आने वाली है। एंड अगर वो 85 मार्क्स तब ना आए होते तो मैं मेंस का एग्ज़ाम देने भी उसी डिल्यूजन में जाती कि मेरे को सब आता है, और ये हार्श रियलिटी चेक मुझे उस दिन मिलता। सो रियली आई एम ग्लैड कि मेरी 85 मार्क्स आए जब वो आए। बट उस 85 ने काफ़ी चीज़ें मेरे पर्सपेक्टिव में डाल दी। मेरे को अपनी पूरी प्रिपरेशन दोबारा देखनी पड़ी कि बिकॉज ऑब्वियसली मैंने कहीं कुछ तो गलत किया होगा अगर मेरे इतने कम मार्क्स आ रहे हैं। तो उस टाइम पे मैंने क्या किया, मैंने मेंस का सिलेबस लिया एंड मैंने प्रिंट आउट निकलवा लिया। इट एंडेड अप बीइंग 12 पेजेस। और मैंने तो उन 12 पेजेस का मैंने ये A4 शीट्स थी, मैंने अपनी बेडरूम की वॉल पे चिपका दी थी बेड के सामने। एंड उसी बेड पे मैं बैठ के पढ़ती थी, उसी बेड पे मैं खाती थी। दैट बेड वॉज माई हाउस फॉर दोज 3-4 months। तो वो सिलेबस पे मैंने क्या किया था, मैंने सारे टॉपिक्स स्क्रैच से पकड़े, बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम है। एट दैट पॉइंट मैंने कंसेप्ट समझने शुरू किए। टॉपिक्स भाड़ में जाएँ, फॉर्मूलाज भाड़ में जाएँ, कंसेप्ट्स पढ़ो कि ये हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, इट टुक अ मंथ एंड अ हाफ, और मैंने उतने पूरा सिलेबस दोबारा कंसेप्ट पढ़ के निपटाया। जो टॉपिक मेरा हो गया था, मैं वो जो सिलेबस का प्रिंट आउट है उसमें क्रेयॉन से मार्क आउट कर देती थी, है ना। मॉड्यूल के पीछे क्वेश्चंस में ऑल्टरनेट करके लगा रही थी, बिकॉज टाइम कम था मेरे पास, मैं पूरा मॉड्यूल नहीं कर सकती थी। एंड एट दैट पॉइंट फिर मैंने PYQs लगाने शुरू किए। सो मैंने 2024 के पहले पूरे पेपर लगाए, 23 के पूरे लगाए। फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ऐसे पेपर लगाने में बहुत टाइम हो रहा है, तो मैंने क्वेश्चंस लगाने शुरू किए। एंड मैंने लगाए थे 2013 तक के PYQs, बिकॉज 13 से पहले AIEEE होता था, फिर JEE मेंस नहीं था तब। तो मैंने 2013 तक के PYQs लगाए थे। 2013 तक मतलब यू सी इट इज़ 12 years। 12 years में 2 बार पेपर होता है, 24 times,
हर बार 10 शिफ्ट्स होती हैं 240 और एक शिफ्ट में 75 क्वेश्चंस लगा लेते हैं एवरेज, तो 18,000 क्वेश्चंस मैंने निपटाया अपने मेन से पहले। एंड एक और चीज़ जो मेरे को रियलाइज होती, पहले जब मैं गलती करती थी किसी क्वेश्चन में, आई वुड जस्ट सी अच्छा ये गलती की, दोबारा नहीं करूँगी, ओके। बट एट दिस पॉइंट आई रियलाइज कि गलती ऐसे देख के कुछ नहीं होगा। गलती जब हो रही है देन यू टेक अ लुक एट इट कि ये गलती क्यों हुई, ये गलती कैसे हुई, ये गलती क्या मैं अवॉइड कर सकती थी, ये गलती कैसे अवॉइडेबल है, बिकॉज ये गलती मेंस में तो मैं नहीं कर सकती असली में, तो ये गलती क्यों हुई, इज दिस अवॉइडेबल, ये गलती कैसे अवॉइड की जा सकती है, अगली बार से टेक मेजर्स टू अवॉइड दिस मिस्टेक। बिकॉज मैंने ये सीखा कि गलती सब करते हैं, गलती करना इज नॉट रॉन्ग, लेकिन रिपीटिंग द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन इज वेरी रॉन्ग। एक बार जब आप गलती कर रहे हो, लर्न फ्रॉम इट, देखो कि ये गलती क्यों हुई है, इंश्योर दैट यू डू नॉट रिपीट इट अगेन, अपनी गलतियों का एनालिसिस करो। मैंने तो एक मिस्टेक नोटबुक लगाई हुई थी जिसमें मैं क्वेश्चंस, एटलीस्ट क्वेश्चन की जस्ट लिख ली थी कि ये क्वेश्चन है जो गलत हुआ है, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन इसीलिए गलत हुआ है। अगर कंसेप्चुअल एरर है तो फिर वापस बुक में जाओ और वो कंसेप्ट दोबारा पढ़ो। अगर फॉर्मूला गलत लगाया है तो फिर मतलब देखो ये फॉर्मूला दोबारा याद करने की ज़रूरत है, तो एग्जाम के एक दिन पहले ये फॉर्मूला ज़रूर देख लेना। अगर कैलकुलेशन एरर है मतलब और ध्यान से रहो, कैलकुलेशन अगर हाथ पे करनी है, बिकॉज मेन्स में कैलकुलेटर तो अलाउड है नहीं, देख के कैलकुलेट करो, थोड़ा सा टाइम लगाओ। अगर जल्दी में गड़बड़ हुई, टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, तो 75 क्वेश्चन के लिए 3 घंटे हैं, टाइम की प्रॉब्लम क्यों हो रही है मुझे, तो अच्छे से एक एक मिस्टेक का एनालिसिस करो, उसके पीछे रीज़न देखो कि ये मिस्टेक क्यों हो रही है मुझसे, बिकॉज दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट। वही मिस्टेक दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे PYQs लगाते हुए, साथ साथ बुक्स लगाते हुए, मैंने नीरज कुमार लगाई थी, मैंने हिमांशु पांडे लगाई थी, मैंने HCV दोबारा देखी थी, मैंने फिजिक्स गैलेक्सी दोबारा देखी थी, मैंने सिंगेज, तो सिंगेज मैंने ऊपर ऊपर से देखी थी बिकॉज इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं पूरी नहीं करने बैठ सकती थी, सो इसलिए मैंने वो क्वेश्चंस देखे और वही प्रिपरेशन मैंने मेंस से पहले की थी। मेरी मेंस की जो डेट आई थी दैट वाज द लास्ट डे, मेरी 29 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट आई थी, तो 4 दिन के पेपर यानी 8 पेपर मुझसे पहले हो गए थे। तो मेरे को याद है मेरे जिस फ्रेंड का पेपर मुझसे पहले था, जो काफ़ियों का था, उन सबको मैं कॉल करके पूछती थी कि अच्छा पेपर कैसा हुआ, कैसे क्वेश्चंस थे, टाइम की ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, बिकॉज सबका एक्सपीरियंस मैं पूछती कि तुम्हारा मेंस कैसा गया, अगर तुम्हें कुछ एडवाइस देना है कैसा गया, है ना। और वो पेपर्स भी जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर्स रिलीज हो रहे थे, मैं एक एक वो भी लगा रही थी, मैं अपने फ्रेंड से भी पूछती हूँ तुम्हें कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन याद हो तो मुझे बता दो, उससे आइडिया लग जाता है। एंड अगर आपको याद हो तो जो तीसरे दिन का एग्ज़ाम था वो काफ़ी टफ हुआ था, और 28 की शिफ्ट 2 बहुत टफ थी और मेरी उसकी जस्ट अगली शिफ्ट थी, तो मैं अपने पेपर में काफ़ी वैसे गई थी कि मेरा भी अगर मुश्किल आ गया तो फिर, बट देन एट दैट पॉइंट मैं एक और चीज़ सीख चुकी थी, एंड दैट वाज कि अगर पेपर टफ है तो पेपर सबके लिए टफ है, अगर पेपर ईजी है तो पेपर सबके लिए ईजी है, कट ऑफ भी उस अकॉर्डिंग ही जाएगी, बिकॉज JEE इज़ अ रैंक बेस्ड एग्जाम, उसमें मार्क्स उतना मैटर नहीं करते जितना आपकी रैंक मैटर करती है। तो इसीलिए अगर पेपर मुश्किल है तो पेपर तो यही है, पेपर नहीं बदलने वाला, सो एक्सेप्ट योर रियलिटी कि येस दिस पेपर इज टफ एंड मूव ऑन, डू योर बेस्ट। पेपर अगर टफ है तो सिर्फ आपके लिए टफ नहीं है, सबके लिए टफ है, एंड ये मानो भगवान का नाम लो एंड अपना पेपर, अपना बेस्ट दो पेपर, दैट इज ऑलवेज बिन माई फिलोसफी। सो पेपर मेरा 29 को था, 28 की शाम को मैं 7 बजे सो गई थी, मेरी मॉर्निंग शिफ्ट थी, सो दैट मीन्स आई हैड टू बी आउट ऑफ द हाउस बाय 7, क्योंकि 7 में निकलती तो मैं 7 अगर मैं निकलती तो मैं 8 तक पहुंचती, और उतने तक भी मैं लिमिट ज़्यादा पार कर रही थी, सो आई हैड टू वेक अप बाय 6 o'clock, और उससे पहले 8 घंटे की नींद, एंड तो इसलिए मैं 7-8 बजे तक सो गई थी। सो उससे पहले भी मैंने उतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी, आई केप्ट इट वेरी लाइट दैट डे, एंड उस सुबह भी 29 की मॉर्निंग भी आई डिडंट रिवाइज दैट मच, बिकॉज एट दैट पॉइंट आई हैड एक्सेप्टेड कि देखो जो होने वाला है होने वाला है, जो मैंने 2 साल में नहीं किया वो मैं अब तो नहीं कर सकती एक सुबह में। मैंने फॉर्मूलाज भी रिवाइज नहीं किए उस सुबह, पिछले दिन मैंने जितना करना था मैं कर चुकी थी, आई न्यू कि इस आधे पौने घंटे में मैं कुछ ऐसा नहीं कर सकती जो मैंने लास्ट 2 years में नहीं किया। सो इसीलिए आई हैड मेड पीस विद माई सिचुएशन कि अब जो होने वाला है होने वाला है। मैंने सुबह पूजा की और मैं पेपर देने चली गई, एंड जब मैं पेपर दे के आई ना, आई फील दिस स्ट्रेंज सेंस ऑफ पीस कि हो गया मेरा JEE मेंस, मैं पेपर दे आई। मेरा पेपर अच्छा गया था, आई डेंट नो कितना अच्छा गया है, बट अच्छा गया था मेरा पेपर, मेरे एंड से एटलीस्ट। और उसके बाद टेंटेटिव आंसर शीट्स आई, आंसर कीज आई,
मैंने उस पर उतना टाइम वेस्ट नहीं किया, रीज़न बीइंग मेरे बोर्ड्स थे। 29th को मेरा मेंस था एंड देन 17th फरवरी से मेरे बोर्ड्स थे। एंड उसमें भी मेरे को इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन मेनली पढ़नी थी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में भी एनसीईआरटी डेफिनेशंस होती हैं, स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, कुछ डायग्राम्स होते हैं जो आपको एनसीईआरटी से रटने पड़ते हैं, तो वो सब मुझे करना था। और मेरे पास टाइम कितना था, ओनली हैड 18 to 19 डेज, तो इसलिए मेरा फोकस उस पर ज़्यादा था। जब टेंटेटिव आंसर की आई थी तो मैंने टू बी ऑनेस्ट आंसर की आने के 5-6 घंटे बाद तक चेक नहीं किया था, बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं था। आई न्यू कि पेपर तो जो हो गया, मार्क्स वही रहेंगे, चाहे मैं अभी चेक करूँ बाद में चेक करूँ, लेकिन ये पढ़ना बोर्ड्स मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज अगर 75% नहीं आए तो चाहे मेंस में ऑल इंडिया रैंक 1 हो, मैं आईआईटी या एनआईटी जा ही नहीं पाऊंगी, तो इसलिए बोर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। 11 फरवरी को जब रिजल्ट आया था, मेरे आए थे, मैंने बीच में जब टोटल करके देखा था, हैड गॉट अराउंड 190 मार्क्स। मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड मैंने फील किया, बट मैंने यूट्यूब पे जाके मार्क्स वर्सेस स्टैट्स वगैरह नहीं देखे थे, मार्क्स वर्सेस रैंक वगैरह, बिकॉज मेरे पास टाइम ही नहीं था। आई न्यू कि देखो जो आने वाली है रैंक 1 मार्क्स पे आएगी, ये वीडियोस देख के वो तो बदलने नहीं वाला, मेरे को बोर्ड्स की प्रिपरेशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सो दैट इज़ व्हाट आई डिड। 11 फरवरी को रिजल्ट आया एंड 99 परसेंटाइल थी मेरी, 99.13777936। एंड जब रिजल्ट आया मैंने पहले स्क्रॉल अप करके देखा कि एनरोलमेंट नंबर मेरा ही है ना, बिकॉज मुझसे बिलीव नहीं हो रहा था कि मेरी एक्चुअली इतनी परसेंटाइल आ गई। आई वॉज वेरी हैप्पी, घर में मिठाई आई, सब खुश थे। एंड देन मैं दोबारा पढ़ने चली गई, बिकॉज मेरा फिजिकल एजुकेशन का पहला एग्जाम था और मेरे को पूरी बुक रटनी थी। वैसे ही होता है न्यू कि 3-4 महीने में सब कुछ खत्म हो जाएगा, एडवांस भी हो जाएगा, फिर सेलिब्रेट करूँगी। 11 मार्च तक मेरे बोर्ड्स चले, तो उतने में मैं एडवांस की ज़्यादा प्रिपरेशन कर नहीं पाई। मेरा मेंस तो क्लियर हो गया था, मेरा अप्रैल वाले मेंस में इंटरेस्ट नहीं था, बिकॉज आई न्यू कि मेरा तो हो गया मेंस, अब मैं सीधा एडवांस देखूंगी। मेरे लिए मेंस का एग्ज़ाम हैड ऑलवेज बिन अ हॉल टिकट एडवांस देने को, मेरे को शुरू से आईआईटी ही जाना था। व्हेन आई फाउंड आउट कि एडवांस क्लियर करने के, एडवांस में एक डिसेंट आईआईटी मिलने के लिए आपको 40% मार्क्स तक ही चाहिए होते हैं। आई थॉट बस मेरी आईआईटी पक्का है, मुझसे हो जाएगा, मेरा होने ही वाला है। एंड देन आई रियलाइज कि एडवांस में 30 to 40% मार्क्स लाना भी कितना मुश्किल होता है, काफ़ी प्रिपरेशन लगती है। तो मैं गाइडेंस के लिए यूट्यूब चली गई, बिकॉज काफ़ी टीचर्स हैं वहाँ पे जो जेन्युइन एडवाइस अच्छा देते हैं। एंड वहाँ पे मैंने एक एडवाइस देखा इन विच दे वर सेइंग कि एडवांस और मेंस में फ़र्क ये है कि मेंस याद की हुई चीज़ों पे टू सम एक्सटेंट चलता है, मीनवाइल एडवांस इज़ अ प्योरली कंसेप्चुअल एग्जाम। वो क्वेश्चंस ऐसे देते हैं जो आपकी कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करते हैं, वो घुमा घुमा के चीज़ें देते हैं जिसमें 2-3 कंसेप्ट कई बार मिक्स होते हैं। तो इसीलिए एडवांस वही क्लियर कर सकता है जिसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत हो। एंड आई हैड जस्ट लर्न प्रीवियसली कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी ही मेरा वीक स्वीट है, तो मैंने एक बार कंसेप्ट सारे दोबारा पकड़ लिए, बिकॉज काफ़ी लोग अगर कह रहे हैं कि एडवांस आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी टेस्ट करता है तो फिर गलत थोड़ी होंगे। सो इसलिए मैंने सारे कंसेप्ट दोबारा पढ़ने शुरू किए, मैंने बुक्स दोबारा पढ़नी शुरू की, मैंने अपने मॉड्यूल्स दोबारा पढ़ने शुरू किए, मैंने एक एक कंसेप्ट दोबारा पढ़ना शुरू किया। काफ़ी नए टॉपिक्स भी होते हैं एडवांस में, जैसे वो हाइड्रोजन वाला चैप्टर होता है, वो पीओसी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर होता है, बायोमोलिक्यूल्स के साथ एक पॉलीमर्स वाला चैप्टर होता है, दैट इज़ न्यू एडिशन एडवांस जो मेंस में नहीं आता। तो वो सारा सिलेबस मैंने दोबारा निकलवा लिया, प्रिंट आउट मैंने दोबारा निकलवा लिए, मैंने दोबारा उसी दीवार पे मेंस का सिलेबस जहाँ पे होता था वो सिलेबस मैं फाड़ चुकी थी। जिस दिन मेंस क्लियर हुआ था मैंने उस दिन फाड़ दिया था, और एडवांस का मैंने सिलेबस उसी दीवार पे दोबारा लगा दिया। दोबारा मैंने पढ़ना शुरू किया, मैंने PYQs लगाने शुरू किए। आई लर्न कि एडवांस तो काफ़ी पहले तक होता था, मेरे पास एक एक PYQ लगाने का टाइम तो था नहीं। सो मैंने लगाए थे 2024 से बैक टू 2006 मैंने इन 18-19 ईयर्स के PYQs मतलब पेपर लगाए थे प्रॉपर 3 घंटे के टाइमर के साथ। एंड वंस अगेन आई विल रिमाइंड यू, मिस्टेक्स का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। पेपर लगाना उतना ज़रूरी नहीं है जितना मिस्टेक का एनालिसिस करना है। अगर पेपर आपने 3 आवर्स में किया है तो 3 to 4 आवर्स ही उस पेपर की गलतियाँ जो आपने उस एग्ज़ाम में की हैं उसके एनालिसिस को दो। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल टेल एनीवन हु इज़ लिसनिंग अगेन एंड अगेन कि अपनी मिस्टेक्स का एनालिसिस करो, गलती दोबारा रिपीट मत करो। गलती कर रहे हो, नॉट योर फॉल्ट, गलती रिपीट कर रहे हो, ओनली योर फॉल्ट।
सो एनीवेज मैंने PYQs लगाए, मैंने MS चौहान की, मैंने फिजिक्स गैलेक्सी की जो एडवांस प्रॉब्लम्स आते हैं काफ़ी अच्छे लेवल के वो की। इरोडॉव मैंने नहीं की एंड इट इज़ स्टिल माई वन रिग्रेट, प्लीज़ कर लेना। एंड मैथ्स में मैंने पाथफाइंडर थोड़ी बहुत की थी। PYQs पे ही मैंने ज़्यादा फोकस किया बिकॉज एनी एडवांस के थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल समझ आ जाता है। मेरा उस पॉइंट पे मोटिव ये था कि एडवांस के लेवल से मुश्किल हैं, राइट, क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट एंड दैट कैन नॉट बी डिनाइड, लेकिन अगर दिमाग क्वेश्चन को देखते ही डिफॉल्ट मोड में होता है कि बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, तो अगर क्वेश्चन ना भी बने तो वो एक्सेप्टेबल माना जाता है। लेकिन अगर वही क्वेश्चंस उसी लेवल के क्वेश्चंस आप कर रहे हो फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो वो लेवल ऑफ डिफिकल्टी आपके दिमाग में नॉर्मलाइज हो जाती है एंड एट दैट पॉइंट दिमाग उतने डिफिकल्ट क्वेश्चन को नॉर्मल की तरह देखना शुरू कर देता है। तो जब वही क्वेश्चन आते दिमाग को लगता है कि नॉर्मल क्वेश्चन है, रोज़ ही ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। एक बार वो मोमेंटम जब बिल्ड हो जाता है दिमाग में, तो फिर वो क्वेश्चंस करने थोड़े से फ्रॉम अ मेंटल पॉइंट ऑफ व्यू ईजी रहते हैं। एडवांस मैंने सीखा था कि जितना एकेडमिक टेस्ट है उतना ही एक मेंटल टेस्ट भी, आपको अपने दिमाग को भी ट्रेन करना पड़ता है उसके लिए। सो उस लेवल के क्वेश्चंस को अपने दिमाग में नॉर्मलाइज करने के लिए सिर्फ प्रैक्टिस की एक तरीका है। उस लेवल के क्वेश्चंस बार बार करते रहो करते रहो करते रहो, दैट इज द ओनली वे दैट लेवल ऑफ क्वेश्चंस गेट नॉर्मलाइज्ड इन योर हेड। इनफैक्ट मेरे ही एडवांस के पेपर के कुछ क्वेश्चंस अगर आप मुझे आज करने को बोलो तो हो सकता है मैं ना कर पाऊँ, देयर इज़ अ वेरी बिग चांस कि मैं वो क्वेश्चंस आज की डेट में सॉल्व ना कर पाऊँ जो मैं अपने एडवांस के एग्जाम में सॉल्व करके आई थी, बिकॉज एट दैट पॉइंट वैसे क्वेश्चंस, वैसे लेवल के क्वेश्चंस करना मेरे लिए नॉर्मल बात हो गई थी और अब वो चीज़ मेरे लिए उतनी नॉर्मल नहीं रही है। सो मैंने काफ़ी मेहनत की। मैंने एडवांस की एक दिन पहले 18th में का एडवांस था, 17th में मैंने काफ़ी लाइट रखा बिकॉज बस थोड़े बहुत फॉर्मूले देखे, अपनी मिस्टेक नोटबुक दोबारा देखी। आई न्यू कि जो 2 साल मैंने किया वो अब क्या एक दिन में क्या ही कर लूँगी मैं, कुछ नया भी नहीं पकड़ा। फ्रैंकली एग्ज़ाम के 1 महीने पहले कुछ नया नहीं पकड़ना चाहिए। जो पहले पड़ी चीज़ है वही करो, जो आपका वीक पॉइंट है उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि वो ज़्यादा प्रॉब्लम ना दे, जो स्ट्रॉन्ग है उसे और स्ट्रॉन्ग करो कि आपको पक्का पता हो कि ये चीज़ तो मैं कर ही आऊँगी। एडवांस में मैं देने गई 18th में मॉर्निंग एंड आई वॉज वेरी काम, वेरी पीसफुल बिकॉज आई न्यू कि जो होने वाला है वो होने वाला है। अगर पेपर टफ आया सबके लिए टफ आने वाला है, रैंकिंग कट ऑफ सब उस हिसाब से ही जाएगी। मैं पेपर दे के आई, मैंने मॉर्निंग शिफ्ट थी अपनी 12 बजे। फिर मेरे पेरेंट्स लंच लाए थे, उन्होंने टेस्ट वेन्यू के पास ही एक रूम बुक किया था, तो मैं लंच करके वहाँ सो गई थी। आई डिड नॉट रिवाइज एनीथिंग। मैंने काफ़ी लोग देखे थे जो कर रहे थे बट मैंने फ्रैंकली नहीं किया बिकॉज 1 घंटा है, 1.5 घंटा है, उसमें रिलैक्स करो। अगर हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ। 1 घंटे में ऐसा कुछ नहीं होने वाला जो अब तक 2.5 साल की प्रिपरेशन में नहीं किया। सो एनीवेज मैं थोड़ा सा सोई, मैंने लंच किया और फिर मैं पेपर देने गई 2:30 to 5:30 वाला। एंड जब मैं 5:30 पेपर दे के निकली ना, न्यू कि देखो पेपर डिसेंट किया है, मेरा क्लियर होने के चांसेस है, मेरा हो जाएगा क्लियर। मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ निकली थी कि बस हो जाएगा मेरा। एंड उस टाइम पे ना बहुत रिलीफ फील होती है तो कि हो क्या, जो 2 साल मेहनत की थी जिस चीज़ के लिए वो कर दी। मेरी 2 साल की मेहनत जो थी वो अब इसी टाइम के लिए मैंने की थी और वो अब हो गई। एंड ऑल्सो काइंड ऑफ वियर्ड लगता है बिकॉज पिछले 2 सालों से यू हैड समथिंग टू डू कि मेरे को पढ़ना है, मेरे को जेई क्लियर करना है, जेई क्लियर करने के लिए पढ़ना है। एंड देन एक दिन यू हैव नथिंग टू डू बिकॉज 2 सालों से जो जेई के लिए पढ़ रहे थे बस वो हो गया। काफ़ी अच्छी फीलिंग होती है। एंड वो पेपर दे के जब आएगी ना, ऐसे डिस्क्राइब नहीं की जा सकती, वो पेपर दे के ही समझ आती है। बट मैं इतने कॉन्फिडेंस से निकली थी कि हाँ मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा। फिर 2 जून को रिजल्ट आया। बीच में जब चेक करने को आंसर की आई थी, मैंने चेक कर लिया था, मेरे समवट डिसेंट मार्क्स थे, कट ऑफ के तो ऊपर ही थे मेरे। और फिर मैंने रिजल्ट चेक किया जब 2 जून को आया था एंड मेरी अच्छी रैंक थी, डिसेंट रैंक थी। मैं सेटिस्फाइड नहीं थी, मेरे को पता था कि मैं इससे बेटर कर सकती हूँ, बट डिसेंट रैंक थी मेरे ओपिनियन में, अच्छी रैंक थी। इतनी अच्छी रैंक थी कि मैं IIT रूट किया गई। एंड काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने ड्रॉप क्यों नहीं लिया, विच इज़ अ वेरी वैलिड क्वेश्चन बिकॉज उस टाइम पे मैं 13 की थी जब मैंने मेंस दिया था। रिजल्ट के टाइम पे भी मैं 13 की ही थी। मैं एडवांस के टाइम पे आई वाज 14। अगर मैं ड्रॉप लेती भी तो मैं 15 की ही होती। आई वुड हैव अ लॉट ऑफ टाइम कंसिडरिंग एवरेज में लोग 18-19 तक के होते हैं। मेरी क्लास के सारे मुझसे 3-4 साल बड़े थे, सो
आई न्यू कि अगर मैं ड्रॉप लूँगी भी तो आई वुडंट एग्जैक्टली बी वेस्टिंग ईयर्स, आई ऑलरेडी हैव 4 years टू स्पेयर। लेकिन मेरा पर्सनल बिलीफ है कि लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, बिकॉज लाइफ चैप्टर्स में होती है। एंड आई थिंक कि मेरी लाइफ का जेई वाला चैप्टर मैं काफ़ी ग्रेसफुली क्लोज कर चुकी थी। आई डिड नॉट वॉन्ट टू डू इट अगेन। मैं लाइफ में आगे बढ़ना चाहती थी, तो इसीलिए मेरी जो रैंक आई थी आई न्यू कि मैं बेटर कर सकती थी। वो चांसेस आर कि अगर मैं ड्रॉप लेती और इस साल एडवांस देती, हो सकता है मैं डबल ट्रिपल डिजिट रैंक भी आ जाती, बट कुछ पता नहीं है आगे क्या हो सकता है। इट्स नॉट लाइक कि इट इज़ रिटन इन स्टोन कि मेरी अगले साल बेटर रैंक ही आएगी। इट इज़ वेरी पॉसिबल कि मेरी रैंक गिर जाती। इस साल का पेपर जैसे काफ़ी टफ आया था। सो वंस अगेन यू कैंट रियली से एनीथिंग अबाउट दीज थिंग्स। तो इसीलिए आई डिसाइडेड नॉट टू टेक अ रिस्क। मैंने ड्रॉप नहीं लिया एंड मैंने जोसा काउंसलिंग भरी एंड उसमें आई वॉज अलॉटेड IIT रुड़की एंड ये थर्ड राउंड में मुझे मिल गई थी, विच वॉज इन जुलाई बिगिनिंग। तो तभी मैं रुड़की आ गई थी अपने पेरेंट्स के साथ एक बार कैंपस वगैरह देखने। एंड आई फेल इन लव विद द कैंपस, आई विल बी ऑनेस्ट। मेरे को काफ़ी सुंदर लगा, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी लाइवली लगा था। एंड मेरे को जनरली पसंद आया कि हाँ, अगर मेरे को अगले 4 साल यहाँ निकालने हैं, आई विल बी वेरी हैप्पी टू डू सो। जेई सिर्फ एक जर्नी नहीं थी, फ्रैंकली काफ़ी चीज़ें जेई ने मुझे सिखाई थी। टाइम मैनेज करना, अपनी मिस्टेक से सीखना। एंड ये मिस्टेक्स वाली बात सिर्फ एकेडमिक्स में नहीं, ये इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ। अगर मैं कभी भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड गलती करती हूँ, आई ऑलवेज थिंक अबाउट ये गलती हुई कैसे, क्या मैं ये गलती अवॉइड कर सकती थी, हाउ डिड आई नॉट अवॉइड दिस। अपनी मिस्टेक से सीखो, अपनी मिस्टेक्स को रिपीट मत करो। अपनी मिस्टेक्स को रिपीट करना इज़ प्योर फूलिशनेस। जेई ने मुझे सिखाया कि फेलियर भी एक सीखने का तरीका ही है। जब मेरे वो 85 मार्क्स आए थे 300 में से, पार्ट ऑफ मी वांटेड टू गिव अप कि बस होने नहीं वाला, बट देन आई डिसाइडेड कि क्यों, जब 2 साल मेहनत की है तो फिर करो आगे। एंड आई एम ग्लैड आई डिड। अभी अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर इन द मिडल ऑफ दैट जर्नी, तो कई बार काफ़ी कन्फ्यूज लग रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, डज दिस इवन मैटर जो मैं कर रही हूँ, इज दिस गोना मेक अ डिफरेंस। लेकिन जब जेई हो जाता है एंड यूर इन कॉलेज और आप इस पॉइंट इन लाइफ पे होते हैं, दैट इट ऑल मेक्स सेंस एंड यू रियली ग्लैड कि आपने वो मेहनत की, दैट यू डिड नॉट गिव अप। काफ़ी अच्छा लगता है उस बारे में सोच के लिए, स्पेशली अगर आप किसी अच्छे कॉलेज में आते हैं, आपके मन के कॉलेज में आते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है उस टाइम के बारे में सोच के, अपने जेई के टाइम के बारे में सोच के। काफ़ी जेई में मेरे काफ़ी बार मार्क्स कम आए थे, काफ़ी बार ऐसा टाइम था कि आई वॉन्टेड टू गिव अप एट टाइम्स, बट आई एम रियली ग्लैड नाउ कि मैंने गिव अप नहीं किया, बिकॉज गिव अप करना काफ़ी ईजी होता एंड रियली आई लाइक अ चैलेंज। सो यस, अगर आप अभी कंफ्यूज्ड हैं तो डोंट बी, आप इकलौते नहीं हैं, आपके साथ और भी बहुत सारे लोग हैं जो बस कर रहे हैं, एंड आगे जाके इट विल मेक अ लॉट ऑफ सेंस। इवन इफ़ यू वांट टू, डू नॉट गिव अप, यू विल नॉट रिग्रेट इट, ट्रस्ट मी। अगर आप गिव अप कर देंगे तो हो सकता है आगे जाके फिर भी रिग्रेट करें, बट लाइक आई ऑलवेज से, I'd rather regret doing something than not doing it. So if you're in the middle of your JEE journey, all the best.